अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? आवाज़ आ रही है? आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है यूएई के टैक्सेशन की। ऑल दो ये वाला कोर्स यूएई के टैक्स से रिलेट करता है, लेकिन हर चीज़ को समझने के लिए उसकी फाउंडेशन को समझना, उसकी बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यूएई के टैक्स, मिसाल के तौर पे आप में से एक वॉलंटियर एक छोटे से क्वेश्चन के लिए होंगे हाजिर। प्लीज़ अपना हैंड रेज करें। नोमान खान साहब या अजहर साहब अवेलेबल होंगे आप? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, यूएई की कितनी स्टेट्स हैं? और ये वाला सवाल उन दोस्तों से है जो कभी यूएई में नहीं आए। अजहर अवेलेबल हैं? अच्छा, एक रिस्पॉन्स आया है, चार अटल खटक। बाकियों का इसमें मुझे चाहिए। यूएई की कितनी स्टेट्स हैं? अच्छा, अभी माज आपने कहा 7 स्टेट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ फ़र्ज़ करें कि आपने यूएई का टैक्स पढ़ना है। अभी तक तो मुझे अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं कि दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आप दुबई में होते हैं या यूएई में होते हैं। तो बहुत सारे दोस्त तो पाकिस्तान इंडिया में हैं, उनको ये आइडिया नहीं है कि यूएई का स्ट्रक्चर क्या है, यूएई की कितने स्टेट्स हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आपने सर्विसेज देनी है, उस मुल्क की बेसिक्स, उस मुल्क का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हम सबसे पहले आज की क्लास में यूएई के मुतल्लिक वो तमाम इंफॉर्मेशन देखेंगे जिससे आपको यूएई के मुतल्लिक बेसिक इंफॉर्मेशन पता कर चल सके। ये वाला कोर्स टैक्स से रिलेट करते हैं। इसमें मेन चीज़ इनकॉर्पोरेशन और टैक्सेशन है, लेकिन उस चीज़ों, उन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और बड़ी डिटेल से देखेंगे। लेकिन इस सब को समझने के लिए आपको सबसे पहले यूएई के मुतल्लिक यूएई के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। यूएई के 7 स्टेट्स हैं: अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रासल खैमा, फुजैरा और उम्मुल क्वीन। इसमें से 3 का नाम तो आपने बड़ा सुना होगा, अबू धाबी, दुबई और शारजा। लेकिन आप में से जो पाकिस्तान और इंडिया में दोस्त मौजूद हैं, पार्टिसिपेंट्स, इनमें से 99% ने अजमान, रासल खैमा, फुजैरा और उम्मुल क्वीन का नाम नहीं सुना होगा। ये 7 स्टेट्स हैं और 1971 में पाकिस्तान की कोशिशों से इन 7 डिफरेंट रियासतों का इत्तेहाद वजूद में आया। ये जो 7 स्टेट्स हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रासल खैमा, फुजैरा और उम्मुल क्वीन, इसका कैपिटल अबू धाबी है, जो सबसे बड़ा, यूएई में सबसे बड़ा है और सबसे अमीर है। ये यूएई का कैपिटल है और ये तकरीबन 80% एरिया यूएई का कवर करते हैं। अबू धाबी की ऑयल बेस्ड इकॉनमी मौजूद है और बड़ी स्टेबल इकॉनमी है। उसके बाद दुबई यूएई का इकनॉमिक हब है। सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा ओपन ये दुबई है। और जो फ्रेंड्स जॉब ढूंढने के लिए आते हैं या बिजनेस करने के लिए आते हैं, उन सबको मैं हमेशा यही मशवरा देता हूं कि आपने स्टार्ट करना है दुबई से। दुबई में आके रहना है आपने। दुबई एक बहुत फाइनेंशियल, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर है और बहुत डायनेमिक मार्केट है इसकी। इसके बाद जिक्र आ गया शारजा का।
लोएस्ट कॉस्ट कंपनी अगर आपने खोलनी है, सबसे लो कॉस्ट कंपनी तो वो शारजा में ओपन हो सकती है। इसके बाद अजमान, इसका अपना एक फ्री जोन भी मौजूद है। फ्री जोन क्या होता है, ये इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासों में आप बड़ी तसल्ली से पढ़ेंगे। इसी तरह से रासल खैमा एक बड़ी इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन ने अपनी ऑफशोर कंपनीज रासल खैमा में, बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो अपनी ऑफशोर कंपनी रासल खैमा में रजिस्टर करवाते रहे हैं और अभी भी करवाते हैं। उसके बाद फुजैरा और उमुल्की, ये दो भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं यूएई की। ये 7 स्टेट्स हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो यूनाइटेड हैं, ये 7 स्टेट्स हैं जिन्होंने मिल के ये इत्तेहाद बनाया हुआ है। अबू धाबी इनका कैपिटल है। अबू धाबी के बादशाह यूएई के प्रेसिडेंट हैं। दुबई के बादशाह इसके प्राइम मिनिस्टर। ये यूएई के मुतालिक वो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जिसके बगैर आप यूएई में कोई बिजनेस नहीं कर सकते। सर, आप अंदाज़ा करें कि कोई बंदा अगर पाकिस्तान में सर्विसेज देना चाहे और उसे ये नहीं पता हो कि पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, वो क्या सर्विसेज देगा उधर। अब हम आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पे, दैट्स कंपनी सेटअप, बिजनेस सेटअप इन यूएई। कंपनी सेटअप, ऑल्दो आप में से बहुत सारे दोस्त उनका मेन फोकस टैक्स हो, एडवाइजरी ना हो, कंपनी सेटअप ना हो, बट कंपनी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कारपोरेट टैक्स यूएई में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्स की टाइप है कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स सोल प्रोप्राइटरशिप पे डिफरेंट होता है और सिविल कंपनी पे डिफरेंट होता है। एलएलसी पे उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट को समझने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप, सिविल कंपनी, एलएलसी, एलएलसीएसओ, पीजेएससी, किस किस तरह की बिजनेस टाइप्स मौजूद हैं यूएई में। यूएई में कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त या वैट की रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आपको मिलते हैं। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एमिरेट्स आईडी क्या होती है, ये इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपको बेसिक पता होनी चाहिए। इसलिए हम टैक्स को नहीं समझ सकते जब तक हम यूएई में बेसिक कंपनी सेटअप को, कंपनी स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर को ना समझ लें। मेरा ये 11वां बैच है और मेरे 550 प्लस स्टूडेंट्स मौजूद हैं मार्केट में। इनमें से सिर्फ एक बैच के अलावा मैंने हर बैच को कंपनी सेटअप से कोर्स स्टार्ट करवाए हैं। और जैसे एक को मैंने डायरेक्ट टैक्सेशन पे लेके गया हूँ, उन्हें बहुत सारी कन्फ्यूज़न आई थी, इसलिए तब से मेरा प्रिंसिपल है मैं हमेशा कंपनी सेटअप से, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये कि पाकिस्तान में अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपने घरों के बाहर बोर्ड लगाते हैं, सस्ता बाजार, दुकान डाल लेते हैं, जिसका दिल करता है वहाँ पे दुकान बना लेते हैं। यूएई में आप ऐसे नहीं कर सकते। यूएई में अगर आपने बिजनेस करना है तो उसकी प्रॉपर लाइसेंसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपने डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं। जैसे आपने गाड़ी चलानी है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यूएई आपने बिजनेस करना है तो आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। जब आप पाकिस्तान में जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए तो बाइक का अलग होता है, हैवी व्हीकल का अलग होता है, लाइट व्हीकल का अलग होता है। इसी तरह से जब यूएई में आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस की टाइप पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट तरह के ट्रेड लाइसेंस होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ट्रेड लाइसेंस की शेप डिफरेंट होगी, आपने सर्विसेज देनी है तो डिफरेंट होंगी। तो आपका जो ट्रेड लाइसेंस है उसकी टाइप डिपेंड करती है, उसकी शेप डिपेंड करती है आपके लीगल स्ट्रक्चर पे, आपके बिजनेस की नेचर पे, आप किस तरह की बिजनेस, किस तरह की सर्विसेज देना चाह रहे हैं। अब हम ज़रा इस सब को समझने के लिए देखते हैं कि यूएई में जो बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या उसमें डिसाइड करना होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्योंकि बहुत सारे आप
जो प्रैक्टिस में होंगे, जो कंसल्टेशन में होते हैं दोस्त, मैं खुद यूएई में अल्हम्दुलिल्लाह 3 कंपनी चला रहा हूँ, जो बहुत बड़ा क्लाइंटेज है, स्पेशली यूरोप से आने वाला, वो यूएई में कंपनी सेटअप करवाने में बहुत इंटरेस्टेड होता है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक बंदा यूके में जो रहता है वो क्यों कंपनी खोलेगा दुबई में, वो क्यों कंपनी खोलेगा यूएई में? सबसे जो मेन पर्पज, जो मेन बेनिफिट नजर आता है यूएई में कंपनी खोलने का, वो आता है यूएई में टैक्स कम होना। अभी तक बिफोर 2023 यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, इनकम टैक्स अभी भी नहीं है। यानी अगर कोई बंदा अपनी सैलरी लेता है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। अगर कोई बंदा यूएई में आके जॉब कर रहा है, उसकी अर्निंग पे कोई टैक्स नहीं है। आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं है। आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं यूएई में, उसे रेंट पे दे देते हैं, आप पे कोई टैक्स नहीं है। तो पर्सनल इनकम टैक्स यूएई में अभी भी नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स रिसेंटली आया है, रिसेंटली मीन 2000, ये पहली जन हो रही है इसकी फाइल। जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा आफ्टर 1 जुलाई 2023, 1 जून 2023, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, और वो भी सिर्फ 9%। अब अगर इसका आप कंपैरिजन करें यूके से, तो वहां से लोग भाग के दुबई की तरफ, यूएई की तरफ आते हैं कि यहाँ पे हम कंपनी सेटअप करवाएंगे, उस बिजनेस के थ्रू, उस कंपनी के थ्रू हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे लाएंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। तो यूएई में हजारों की तादाद में हर महीने कंपनी सेटअप की जाती हैं, कंपनीज एस्टेब्लिश की जाती हैं, और उसका जो मेन इंटरेस्ट होता है वो होता है या तो टैक्स से बचना या रेजिडेंसी। या टैक्स से बचना, सेकंड मैंने आपको क्या बताया, रेजिडेंसी, यूएई की रेजिडेंसी देना। ये रेजिडेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये चीज़ें आल तो मेन टैक्स नहीं है, लेकिन ये यूएई के कोस्ट स्ट्रक्चर से रिलेट करती हैं। तो यूएई में सबसे पहले आप फर्ज करें कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है, आप कंसल्टेशन दे रहे हैं। सर एज्यूम करें आप कंसल्टेंसी में हैं, आप जॉब नहीं कर रहे, आप यहाँ पे फर्म खोल के बैठे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं। आपके पास एक बंदा आता है, कहता है मैंने यूएई में कंपनी सेटअप करनी है, मैंने यूएई में बिजनेस करना है। पहला सवाल होगा कि वो कहाँ पे बिजनेस करेगा। यहाँ से हम यूएई की 3 तरह की जुरिस्डिक्शन है इधर, एक मेनलैंड, एक फ्री जोन और एक ऑफशोर कंपनीज। ये क्या होती हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। पाकिस्तान में चूंकि मेनलैंड, फ्री जोन, ऑफशोर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आपने ये नाम पहले नहीं सुने होंगे। मेनलैंड को डिफाइन करना तो बड़ा आसान है, जितना भी एरिया है सारा का सारा मेनलैंड। सबसे पहले हम इसमें से डिस्कस करते हैं फ्री जोन को, ठीक है। जो चीज फ्री जोन नहीं होगी वो मेनलैंड होगी, सही। फ्री जोन क्या होता है? यूएई ने अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज में कुछ स्पेशल किस्म के बेनिफिट्स अनाउंस कर दिए। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में अगर हालात ख़राब हुए, उन्होंने ट्राइबल एरियाज में जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे जंग वगैरह हुई, उन्होंने वहाँ पे टैक्स में छूट दे दी कि चलो ये एरियाज ग्रो करें। इसी तरह से बाज़ औक़ात पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज मौजूद हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री को कुछ ख़ास बेनिफिट हासिल है। मिसाल के तौर पे हत्ता एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग फ्री जोन, ये पाकिस्तान में हरीपुर के करीब एक जगह है। यहाँ पे जो कंपनीज हैं उन पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है, काफ़ी हद तक उन पे टैक्स नहीं लगता उसमें। तो वहाँ से एक्सपोर्ट को बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से यूएई ने अपने अंदर डिफरेंट फ्री जोन बनाए हुए हैं, डिफरेंट ऐसे एरियाज हैं जिन्हें फ्री जोन करार दिया हुआ है। इनमें होता क्या है, इन इलाकों में ये जो स्पेशल एरियाज मौजूद हैं, इन एरियाज में जो कंपनी इस्टेब्लिश की जाती हैं उन्हें डिफरेंट तरह की सहूलियात दी जाती हैं और उन पर डिफरेंट तरह के कवानीन अप्लाई होते हैं। जैसे आप स्क्रीन अगर आपको शो हो रही है, उसमें आप देख सकते हैं एक एरिया दुबई के बिल्कुल एक आखिरी कोने में
एक एरिया आपको नजर आ रहा है, ये है जबल अली फ्री जोन। जबल अली फ्री जोन ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है। इस एरिया में हजारों की तादाद में कंपनी मौजूद हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के इधर दफातर मौजूद हैं, ऑफिस मौजूद हैं, फैक्ट्रीज मौजूद हैं। इस एरिया को आप देखें तो ये बिल्कुल सी पोर्ट के साथ लगता है। अब इस एरिया में अगर फर्ज करें कि बाहर से कोई सामान आया, रॉ मटेरियल आया, इस एरिया में लैंड किया, यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी हुई थी, उसने उसको प्रोसेस किया, फिनिश्ड गुड बनाई और इधर इसे सी पोर्ट के जरिए वो बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट कर दिया गया। उस पर कोई वैट नहीं लगेगा, वैल्यू एडेड टैक्स उस पर नहीं लगेगा। उसके बाद ये चूंकि सी पोर्ट के साथ है, तो आप देखें कि इधर बड़ा एक बेनिफिट हासिल है कि चीज़ें बाहर से आ रही हैं और इधर ही सी पोर्ट से बाहर चली जाती हैं। ये एक फ्री जोन की एक मिसाल है आपके सामने। अच्छा, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबके सामने। आप में से बहुत सारे दोस्त पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, आईसी मैप के मेंबर्स होंगे, या पाकिस्तान में लॉ से जुड़े हुए होंगे। आप में से कोई दोस्त बताएगा पाकिस्तान में कंपनी सेटअप की जाती है तो कौन सी बॉडीज, कौन सी अथॉरिटी उसे देखती है? एनीवन? सर एससीसीपी, ठीक है। अच्छा, एससीसीपी देखती है, नहीं एफबीआर नहीं देखता। एफबीआर, ये किसी ने कमेंट किया है चैट में, एफबीआर नहीं, एफबीआर टैक्स को देखता है, एससीसीपी। पाकिस्तान में कौन सी अथॉरिटी है? एससीसीपी। एंड यूएई में कौन सी अथॉरिटी होगी? अगर मेन लैंड में हमने कंपनी सेटअप करनी है ना, वहां तो होगी डीईडी, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, हर एरिया का अपना अपना। लेकिन ये जो फ्री जोन होते हैं, ये एक ऐसी बॉडी होती है, ये एक ऐसा इलाका होता है जिसकी एक अपनी अथॉरिटी होती है। जैसे आप पाकिस्तान में फर्ज करें कि अनाउंस कर दिया जाए कि हमने कराची या गवादर इनको डेवलप करना है, वहां पे अगर आपने कंपनी बनानी है तो वो एससीसीपी के अंडर नहीं आएगी, बल्कि उसकी अपनी बॉडी, उसकी अपनी अथॉरिटी होगी, उसके अपने कवानीन होंगे, वहां पे टैक्स में नरमी होगी। ये जो फ्री जोन है इसका एग्जैक्टली यही मॉडल है। ये जो फ्री जोन है इसकी अपनी एक अथॉरिटी होती है। अगर आपने कंपनी ओपन करनी है तो अगर आपने दुबई में कंपनी किसी फ्री जोन में ओपन करनी है तो उस फ्री जोन की अपनी बॉडी होगी, एक अपनी अथॉरिटी होगी, आप उसके पास जाएंगे और वो अथॉरिटी आपका आपकी कंपनी सेटअप करेगी, उसकी अपनी कॉस्ट होगी। बाकी दुबई में कंपनी ओपन करने की कॉस्ट डिफरेंट होगी, लेकिन जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी में डिफरेंट होगी। यूएई में 50 के करीब फ्री जोन मौजूद है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर आज से चंद साल पहले आप मुझसे ये पूछते कि मेन लैंड और फ्री जोन में क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको वो फ़र्क बताता जो आप में बहुत सारों के माइंड में बहुत पहले से होगा। यानी अगर आपने दुबई में कंपनी खोलनी है तो एक इमाराती नेशनल आपका पार्टनर होना चाहिए जिसके पास 51% शेयर हो। ये 2020 तक ये कानून यूएई में रहा है। उस वक्त हमसे अगर कोई पूछता, अगर आप मुझसे 2022 से पहले पूछते कि मेन लैंड और फ्री जोन में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको पहला फ़र्क बताता कि अगर आपने मेन लैंड में कंपनी ओपन करनी है तो आपको 51% इमाराती नेशनल चाहिए होगा, लेकिन अगर आपने फ्री जोन में ओपन करनी है तो आपको 100% शेयर्स आपके पास होंगे। लेकिन अब नहीं किया, अब मैं ये वाला डिफरेंस आपको नहीं बता रहा। उसकी वजह ये है कि 2022 में यूएई की गवर्नमेंट ने मेन लैंड में भी 100% ऑनरशिप अलाउ कर दी है। बहुत सारी कंपनीज को एक्सपेट्रिएट 100% ऑन कर सकती है। ठीक है, मेरी जो 3 कंपनीज हैं उसमें से 2 100% मेरी हैं, एक में इमाराती नेशनल। इसके बाद जो फ्री जोन है उसमें से बहुत सारी फ्री जोन सी पोर्ट और एयरपोर्ट के पास हैं। जैसे आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी सी पोर्ट के साथ है। सैफ जोन, शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन, उसका अपना एक एयरपोर्ट है अंदर, कार्गो एयरपोर्ट। अजमान फ्री जोन अथॉरिटी, उसका अपना सी पोर्ट मौजूद है। तो ये जो
स्टेट मौजूद हैं, हर 50 के करीब यूएई में फ्री जोन मौजूद हैं और हर फ्री जोन का अपना अपना पर्पज है। ये चंद इंपॉर्टेंट फ्री जोन लाइक जबल अली फ्री जोन, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन अथॉरिटी, मैदान फ्री जोन, शारजा एयरपोर्ट शांत फ्री जोन, जैसे शारजा मीडिया सिटी फ्री जोन भी कहा जाता है। ये एक अथॉरिटी है, एक एरिया है शारजा के अंदर जो शारजा के बादशाह शेख सुल्तान की अपनी मलकियत है। शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन आपको बता चुका हूँ। ये चंद एक आपको मैंने सामने 7-8 फ्री जोन देख दिए, लेकिन दुबई में ऐसे, यूएई में ऐसे 50 के करीब फ्री जोन मौजूद है। ये था फ्री जोन के हवाले से। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि ऐसा नहीं है जनरल रूल कि फ्री जोन में बिल्कुल टैक्स लगता ही नहीं है। फ्री जोन से कई दोस्त मतलब ले लेते हैं कि फ्री वहां पे टैक्स है ही नहीं, टैक्स फ्री। इट्स नॉट लाइक दिस। यूएई में जो फ्री जोन है, हर फ्री जोन को वैट और कॉर्पोरेट टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं हासिल। प्लस जो वैट और कॉर्पोरेट टैक्स में जो छूट मौजूद है वो भी किसी हद तक है। नहीं, टोटल 48 नहीं है। इन्होंने कमेंट किया है इन चैट कि टोटल 48 है। नहीं, टोटल 48 नहीं है, टोटल 50 प्लस हो गए हैं। ठीक है। और डीडीए दुबई साउथ, डीडीए के अंदर 10 फ्री जोन है, टोटल 50 प्लस हो गए हैं। और डेजिग्नेटेड 20 नहीं है। इसको भी हम, अच्छा, डेजिग्नेटेड फ्री जोन का एक खास कॉन्सेप्ट है, ये हम लेटर ऑन वैट पढ़ते हुए डिस्कस करेंगे। कुछ फ्री जोन जो 50 के करीब फ्री जोन है, इनमें से चंद खास फ्री जोन ऐसे हैं जिन्हें वैट में एग्जेम्पशन हासिल है। और कॉर्पोरेट टैक्स के लिए जो खास मखसूस फ्री जोन होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वालिफाइंग फ्री जोन। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, ये सब कुछ था फ्री जोन के बारे में। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन लैंड पे। जो फ्री जोन नहीं है वो क्या है? मेन लैंड। जो जबल अली फ्री जोन है वो एक मखसूस एरिया है, जो उसके इलाके के अलावा एरिया है वो मेन लैंड होगा। सैफ जोन एक मखसूस एरिया है, उसके बाहर का एरिया मेन लैंड है। तो बाकी इन मखसूस खित्तों के अलावा जिन्हें एग्जेम्पशन दे दी गई हैं, बाकी तमाम चीज़ें मेन लैंड हैं। जैसे किसी पाकिस्तान में फ़र्ज करें कि गवर्नमेंट किसी ख़ास एरिया में, किसी ख़ास शहर में बिजली के रेट कम कर देती है, लाइक 3 रुपए फी यूनिट। उस शहर से बाहर जितना भी एरिया होगा वो सब में नॉर्मल रेट होगा। इसी तरह से कुछ खास जोन, कुछ खास एरियाज को निकाल के जिन्हें फ्री जोन कहा जाता है, बाकी सारी जगह क्या है? मेन लैंड। और ये जो मेन लैंड होती है, यहाँ पे हेडलाइन रूल अप्लाई होते हैं। हेडलाइन रूल का मतलब ये है, आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि जब कॉर्पोरेट टैक्स अनाउंस हुआ तो ये किसी ने नहीं पूछा कि मेन लैंड में कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा या नहीं। सबने ये पूछा कि फ्री जोन में टैक्स लगेगा या नहीं। क्योंकि मेन लैंड अंडरस्टूड है, मेन लैंड एक जनरल एरिया है जिसमें तमाम हेडलाइन रूल, स्टेट के तमाम लॉज एंड रेगुलेशन एज इट इज अप्लाई होते हैं। ठीक है। इसके बाद आ गए हम ऑफ शोर पे। ऑफ शोर कंपनीज का कॉन्सेप्ट आप सबने सुना होगा, राइट? पानामा लीक्स याद है? फलां की ऑफ शोर कंपनीज हैं। ऑफ शोर कंपनी यूएई में अगर एक ऑफ शोर कंपनी है, ये ऑफ शोर कंपनी यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, बाकी पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकती है। ठीक है। अच्छा, मेन लैंड फ्री जोन ऑफ शोर। अब जरा हम देखते हैं कि एक कंपनी को कहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहिए। फर्ज करें कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास कोई दोस्त आता है और वो कहते हैं मैंने यूएई में, कोई क्लाइंट आता है कहते हैं मैंने यूएई में बिजनेस शुरू करना है, कंपनी शुरू करनी है, मैं कहाँ पे इस्टेब्लिश करूँ, मेन लैंड या फ्री जोन? मैं उसको सबसे पहले उससे ये पूछूंगा कि भाई आपका पर्पस क्या है, आपको यूएई में बिजनेस शुरू करना क्यों है? 3 पर्पस हो सकते हैं। पहला पर्पस होता है यूज ऑफ बैंकिंग चैनल।
अच्छा, आप सब लोग, अगर आप में से किसी ने कंट्रीब्यूट करना हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्लास के आखिर तक। इट्स नॉट लाइक मैं तकरीर कर रहा हूँ। प्लीज़ आप उधर ही अपना माइक म्यूट करें, वहीं पे आप कंट्रीब्यूट करें, बीच में इंटरप्ट करें और क्वेश्चन पूछें, ठीक है? कम्युनिकेशन शुड बी टू वे। किसी ने कुछ कहने इधर तक? कोई क्वेश्चन? एनीवन? मेरी बात ही नहीं सुनते आप? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, यूज़ ऑफ बैंकिंग चैनल। यूएई में बहुत सारे लोग बैंकिंग चैनल के लिए कंपनी ओपन करते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? आपको पता होगा पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले एलसीज नहीं ओपन हो रही थी, फॉरेन कंट्रीज में पे करने का बड़ा इशू हो रहा था। होता क्या है कि लोगों को पता है कि चलो यार, पाकिस्तान से तो पेमेंट करने का बड़ा इशू है, हम ऐसा करते हैं दुबई में कंपनी ओपन करते हैं। दुबई में से हम कंपनी ओपन करेंगे, उस कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन होगा, हम सारे पैसे उस बैंक अकाउंट में रखेंगे और वहीं से पे कर दिया करेंगे। ये जो बैंकिंग चैनल के लिए बहुत सारे लोग कंपनी ओपन करते हैं, उसकी वजह ये है, यूएई में विदाउट ओपनिंग अ कंपनी, विदाउट रेजिडेंसी बैंक अकाउंट ओपन करना तकरीबन नामुमकिन है, ठीक है? होता क्या है, आप में से किसी को यूएई में वीज़ा स्ट्रक्चर अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताएगा, एमएस आईडी क्या होती है? अच्छा, मैं इधर आप सबको बताता हूँ एक चीज़। फर्ज करें आपने यूरोप जाना है, आपको आप में से किसी की यूरोप में जॉब हो गई, होगा क्या, आपको वीज़ा देंगे, कंपनी आपको वीज़ा करवा के देगी 5 साल का। उसके बाद अल्लाह ना करे आपकी जॉब चली जाती है, 2 महीने के बाद जॉब चली जाती है। अब होता यह है कि आपका वीज़ा बाकी है, आपकी जॉब ज़रूर गई है बट आपका वीज़ा बाकी है, आप वहाँ पे जाके नई जॉब ढूंढ लें। वहाँ पे कई जगहों पे वीज़ा लिंक नहीं है जॉब से। एक दफ़ा जब मिल जाता है वीज़ा आपको 5 साल का, वो बाकी रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ यूर जॉब। अच्छा, अब सवाल किया, सवाल ये है कि यूएई में आपको फर्ज करें आपकी जॉब होती है, आपको कंपनी वीज़ा इशू करती है, आप पाकिस्तान से उस वीज़े पे यूएई में आ जाते हैं, आपका वीज़ा लिंक है आपकी जॉब से। अल्लाह ना करे आपकी जॉब जाती है, अगर चली जाती है, आप रिजाइन कर देते हैं, आप उस कंपनी के स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे होंगे, यानी इस कंपनी आपकी आपकी स्पॉन्सर है, आपकी कफील है। जिस दिन आपकी जॉब गई, कंपनी ने आपका वीज़ा कैंसिल करना है और आपने विद इन 60 डेज या तो नई जॉब ढूंढनी है, नया वीज़ा लगवाना है, या आपने दुबई से कूच करना है। इसी तरह से दुबई में फर्ज करें आपने दुबई का वीज़ा लेना है, जैसे आप यूरोप का वीज़ा लेते हैं तो कोई वजह होती है ना जिसपे आपको वीज़ा मिलता है, या तो विजिट का वीज़ा मिलेगा टूरिस्ट के लिए, या आपको वीज़ा मिलेगा जॉब का, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से वहाँ का वीज़ा मिलेगा। आपने यूएई में आपने यूरोप में किसी बिजनेस के लिए जाना है, आपको उस वजह से वीज़ा मिलेगा यूएई में। लेकिन आपको वीज़ा जिस वजह से मिलेगा, आपका वीज़ा डिपेंडेंट होगा उसी पे। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैंने यूएई में आना है, रहना है, या तो आप विजिट पे आ जाएं, या आप यूएई में जॉब हासिल कर लें, कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू कर देगी, आप दुबई में आइएगा, जब तक आपकी जॉब चलती रहेगी आप यूएई में रह सकते हैं। या ऐसे होगा कि यूएई में आप अपनी एक कंपनी ओपन कर लेते हैं, जब आप यूएई में कंपनी ओपन करेंगे, अब आपको उस कंपनी की बेसिस पे वीज़ा मिलेगा, और आपकी अगर आपको वाली कंपनी बंद करनी है तो आपका वीज़ा भी कैंसिल होगा, ठीक है? यानी आपकी यूएई में आपका वीज़ा डिपेंडेंट है आपकी कंपनी पे, आपकी जॉब पे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे। यही वजह है कि अनसर्टेनिटी थोड़ी ज़्यादा है। जिस दिन अल्लाह ना करे आपकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई,
चाहे आप पिछले 20 साल से यूएई में रह रहे हैं, आपने विद इन 60 डेज नई जॉब ढूंढनी है या यूएई से वापस जाना है। तो अब अगर किसी ने बैंक ओपन करना है, बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, सबसे पहले उसे यूएई का परमानेंट वीजा लेना पड़ेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट वीजा से, विजिट वीजा से काम नहीं चलेगा। विजिट वीजा तो 30 to 60 डेज होते हैं। आपने यूएई में जॉब हासिल कर ली, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लें, या आपने यूएई में कंपनी ओपन करनी है, उस कंपनी की बेसिस पे आपने यूएई का इन्वेस्टर वीजा हासिल करना है, फिर आपने आके कंपनी का बैंक अकाउंट खोलना है। ठीक है, वैसे आप नहीं खोल सकते। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि यूएई में बैंकिंग के लिए कंपनी क्यों खोली जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ये 2022 में आपने बताया है कि 100% आपकी ओनरशिप, अगर आप वहाँ के नॉन रेजिडेंट भी हैं यूएई के, तब भी आप कंपनी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, चाहे वो फ्री जोन हो या मेनलैंड हो। ऐसा ही है सर? जी जी, नॉन रेजिडेंट नहीं, मैंने वर्ड यूज किया था, इमाराती नेशनल होना लाजमी नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो रेजिडेंट। जरूरी है, लेकिन ये जी 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 जी। सर बताइएगा। आप कभी यूएई आए हैं? सर नहीं सर, मैं देखें, अभी नहीं ये आया। हम यूएई का रेजिडेंट कैसे कहते हैं? यूएई का रेजिडेंट जिस किसी के पास यूएई का वीजा हो, अदर देन विजिट वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा हो, लाइक अगर किसी की जॉब है हम्म। तो उसको 2 साल का वीजा, उसको कहा जाता है ये यूएई का रेजिडेंट है, उसके पास यूएई का रहने का मौजूद है वीजा। ठीक है, सिर्फ घूमने फिरने नहीं आया। तो मैंने कहा था कि इमाराती नेशनल होना लाजमी नहीं रहा आफ्टर 2022। राइट सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये बैंकिंग चैनल के लिए अगर हम विजिट वीजे पे वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे एक एमिरेट्स नेशनल आईडी पर्सन के साथ हम पार्टनरशिप करके वहाँ पे बिजनेस ओपन करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त भी हम कंपनी के नाम से वो चला सकते हैं या नहीं चला सकते, बैंकिंग चैनल चला सकते हैं? उसके देखें, लिए किसी बैंक, बंदे का नॉन आईडी होना या एमिरेट्स नॉन आईडी होना वो जरूरी है तो नहीं है? ऐसा हुआ ऐसे, आपने आपने और मैंने यूएई में कंपनी ओपन कर ली मिलके। ठीक है, आपने और मैंने मिलके एक कंपनी ओपन कर ली। अच्छा, मेरे पास इमेज आईडी है, लेकिन आपने यूएई का पार्टनर वीजा या इन्वेस्टर वीजा नहीं लिया उसकी बेसिस पे। आप पाकिस्तानी में रहते हैं, आपके पास तो यूएई का वीजा नहीं है, इमेज आईडी नहीं है। इमेज आईडी तमाम वीजे में इशू होती है अदर देन विजिट वीजा। ठीक है, जो भी यूएई का रेजिडेंट होता है उसे आखिर में एक इमेज आईडी इशू की जाती है। अब हुआ ये कि आप फर्ज करें, मैंने और आपने पार्टनरशिप करके कंपनी खोली है। अब आपके इल्म में होगा कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन होती है, मेरा बैंक अकाउंट एक सेपरेट है, कंपनी का बैंक अकाउंट एक सेपरेट है। अब जो कंपनी के बैंक अकाउंट का राइट, सिग्नेटरी ऐसे होगा ही। उसके पास इमेज आईडी होना लाजमी है। यानी अगर आपके पास इमेज आईडी नहीं है, आप राइट राइट बैंक की राइट। सिग्नेचरी नहीं कर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। सर इट मीन्स टू से कि मैं अगर एक स्लीपिंग पार्टनर बन के बैठा हूँ, पाकिस्तान में बैठा हूँ, और मेरी इन्वेस्टमेंट यूएई में चल रही है, और वहाँ पे एक पार्टनर है जो एमिरेट्स आईडी होल्डर है, वो सारे उसके प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है और मैं वहाँ पे पार्टनर भी बन सकता हूँ, ऐसी कोई मसला नहीं? बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को हम अभी जब प्रैक्टिकली देखेंगे ना कि कंपनी सेटअप होती कैसे है, तो तब इन तमाम चीज़ों को हम मजीद बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। और ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं टेस्ट को समझने के लिए, राइट। आगे फर्दर चीज़ें समझने के लिए। उसके बाद मैं यूएई में चूंकि खुद अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से रह रहा हूँ, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो डिफरेंट कंट्रीज का टैक्स पढ़ाते हैं, लेकिन वो उधर रहे नहीं होते। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आते हैं, उन्हें उस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होता। वहाँ अभी मैंने आपको जो इमेज आईडी वीज़ा रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, ये पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्त यूएई का टैक्स पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो मैं आपको लेक्चर के बीच में ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, राइट सर, थैंक यू। अच्छा, बैंकिंग सर चैनल आप समझ गए। वेलकम। जी सर, एनीवन थैंक यू। सर एल्स? मैं सर, सर मेरा सवाल है, अगर ये जो फ्री जोन और मेनलैंड और ऑफशोर कंपनीज होती हैं सर, इसमें नंबर ऑफ वीजाज जो हमें मिलते हैं यानी हायर करने के लिए लोगों को, तो उसमें उसमें क्या फर्क होता है, यानी सब में इक्वल अमाउंट ऑफ वीजा मिलता है फॉर हायरिंग पीपल? नहीं, किस चीज़ की आपने पूछी? एक मिनट रुकिएगा ना, किस चीज़ का आपने पूछा सर अमाउंट? आप
सर वीजा जो यानी हायरिंग के लिए वीजा होता है, जैसे हायर करते हैं, कंपनी ओपन हुई है तो उसमें काम करने के लिए फिर एम्प्लॉयज भी मैं चाहिए होते हैं, आंसर तो दे अब दूं उनको। मैं आंसर दे दूं इसका। मुनाफ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ कि कितने वीजे इशू किए जा सकते हैं एक कंपनी से, राइट? जी सर। ठीक है, ये आजकल ये एक पूरी साइंस है, कोटा कैसे इशू होता है, ये वाली चीज़ें हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, हमारा मेन टॉपिक नहीं है। लेकिन हम जब कंपनी सेटअप को मुकम्मल तौर पे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम वीज़ा सिस्टम जो इधर का है उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि एक कंपनी कितने एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर कर सकती है। ठीक है, ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में हो सकता है सैकड़ों लोगों ने काम करना हो, तो आप वीज़ा ही नहीं देंगे तो कैसे वो काम करेंगे? लेकिन ये डिपेंड करती है आपके पास काम है भी या नहीं है। ठीक है, ये पहले पहले क्या हुआ करते थे, लोग क्या करते थे, मैंने एक कंपनी खोली, मैंने कहा जी मैंने एम्प्लॉयज बुलाने हैं, मैंने आपको वीज़ा इशू कर दिया, आप यूएई में आ गए। अब आपके पास वीज़ा कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट आप यूएई की, इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय होते थे। लेकिन प्रैक्टिकली लोग क्या कर रहे होते थे, इधर उधर कई लोग वीज़े पे आके जॉब ढूंढ रहे होते थे, और अल्लाह माफ़ करे कुछ लोग भीख मांग रहे होते थे, कई लोग जो है वो अपना कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते थे, लेकिन वो इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे। इस पे बड़ी, चूँकि वो एक इलीगल फॉर्म है तो लीगल कवर में, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि असल पर्पज़ नहीं है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का। ये यूएई के वीज़े का असल पर्पज़ नहीं है, तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर। टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर क्या चीज़ है? दुबई यूएई एक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, यहाँ पे आपको पता है कि यूरोपियन भी आते हैं, अमेरिकन भी आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और यहाँ पे एक अमीर कस्टमर मौजूद है। आप, कई लोग इसी तरह से दुबई में आके रहते हैं, उन्होंने आगे यूरोप या अमेरिका जाना होता है तो वो पहले दुबई आते हैं। क्यों आया करते थे दुबई? क्योंकि दुबई में आना आसान था, और यहाँ पे आके आप यूरोपियन से मिल कर सकते थे, आप अमेरिकन से मिल सकते थे, आप किसी भी नेशनैलिटी से मिल सकते थे। इधर अमीर अमीर कस्टमर मौजूद हैं पूरी दुनिया से, 200 नेशनैलिटी जिन्होंने जमा की हुई हैं, तो आप किसी भी सर्विस, किसी भी कम्युनिटी को सर्विसेज दे सकते हैं। पाकिस्तान में जहाँ पे कस्टमर की परचेजिंग पावर ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे अब अगर कोई बंदा टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो 2,000 रुपये में, 3,000 में, 5,000 रुपये में रिटर्न फाइल कर देते हैं। लेकिन यूएई में अगर मैं एक कारपोरेट टैक्स की बात करूँ, कारपोरेट टैक्स रिटर्न की, तो ये 2,000 दरम, 3,000 दरम में भी होती है, यानी 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में एक रिटर्न फाइल होती है। तो यहाँ के कस्टमर की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, वो पूरी दुनिया से आया हुआ है, उसका तल्लुक यहाँ पे रशियन है, यहाँ पे अमेरिकन है, यहाँ पे चाइनीज़ हैं, तो डिफरेंट नेशनैलिटीज जमा है। ठीक है, आपने, इसलिए भी यूएई में लोग बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं कि उन्होंने यहाँ की मार्केट को टारगेट करना है। अब अगर मैं अपने लिहाज से देखूं, मैंने यूएई में क्यों कंपनी खोली हुई है, मैंने पाकिस्तान में क्यों नहीं खोली हुई? मैंने सिर्फ बैंकिंग चैनल नहीं यूज़ करना, मैंने यूएई में पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट करना है। मैं पाकिस्तान में अच्छे क्लाइंट नहीं ढूंढ सकता, मैं यूएई में ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, चूँकि जो दुबई है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जबल अली फ्री जोन जैसी एग्जांपल ले लें कि क्लाइंट बाहर से आया, सामान बाहर से आया, मैन्युफैक्चरिंग हुई और बाहर चला गया, तो इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी कंपनी इस्टेब्लिश की जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग होगा, रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी और एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये 3 मेन पर्पज़ हैं जो कि मेरी समझ में आते हैं कि कोई बंदा यूएई में बिजनेस सेटअप करेगा। ठीक है, इसके अलावा टैक्स से बचने के लिए भी कंपनी इस्टेब्लिश की जाती हैं, वो ज़्यादातर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ऑनलाइन दी जा रही होती हैं। यूरोपियन क्या करते हैं कि उन्होंने, जो ऑनलाइन काम करते हैं ना, वो अगर अपनी कंपनी यूएई में ओपन करवाते हैं, उसका बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, और इस कंपनी के नेम पे सर्विसेज देते रहते हैं, एज ए रिजल्ट उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। अब आप सर कैसे, जी जी, सर अगर फ्री जोन में प्रोडक्शन हो रही है
तो उस आइटम को हम लाजमी एक्सपोर्ट ही करेंगे, लोकल भी सेल कर सकते हैं? दाएं थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऊंचा बोलेंगे प्लीज। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ कि फ्री जोन में जो हम प्रोडक्शन करेंगे, वो उस आइटम को हम लाजमी एक्सपोर्ट ही करेंगे कि लोकल भी हम यूएई में भी सेल कर सकते हैं? सॉरी दाएं, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं हुई, टाइप कर देंगे या प्लीज टाइप कर दें। सर उनका क्वेश्चन है कि अगर फ्री जोन में हम कंपनी स्टैब्लिश करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और उसमें जो प्रोडक्शन हो रही है, क्या उसको हम लोकली भी सेल कर सकते हैं या हम उसको वहां से री एक्सपोर्ट करेंगे? अच्छा, ये सॉरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दाइम, देखें, जहाँ पे मेन लैंड और फ्री जोन के में आगे हम फर्क में जाएंगे, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क होता है कि जो फ्री जोन, ज़्यादातर फ्री जोन है अदर देन 6 स्पेसिफिक फ्री जोन, आपने अगर उधर कंपनी इस्टेब्लिश की है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस फ्री जोन में बिजनेस कर सकते हैं या यूएई से बाहर बिजनेस कर सकते हैं, मेन लैंड में नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे फ्री जोन में रिस्ट्रिक्शन मौजूद हैं इस पे, प्लस जो आपको आपकी टैक्स सेविंग हो रही है ना, ये ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने जबल अली फ्री जोन में कंपनी इस्टेब्लिश की, वहाँ पे मैंने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, जो ही वो मेन लैंड में आएगी उस पर टैक्स लगेगा, सही। तो इन चीज़ों को हम आगे बड़ी डिटेल में देखेंगे। इस लेवल पे मे भी ये वाले कॉन्सेप्ट इतने आप क्लियर ना हो, अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम देखेंगे कि मेन लैंड और फ्री जोन में इसको हम लोग अगर फ्री जोन में चीज़ है उसको मेन लैंड में लाएंगे तो टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगी और बाकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या होंगी। अच्छा, अब इस हवाले से मैंने अगर किसी को एडवाइस देनी है कि कहाँ पे कंपनी ओपन करनी है, अगर किसी ने बैंकिंग चैनल के लिए कंपनी ओपन की है तो मैं ज़्यादातर केसेस में डेफिनेटली ये एक जजमेंटल चीज़ है, उसे एक लो कॉस्ट एंटिटी बताऊंगा, ऐसी जगह पे ऑफर करूंगा जहां पे कम कॉस्ट में कंपनी खोले। इसके बाद टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर, ये कम मैं करूंगा। अगर फर्ज करें कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है रेस्टोरेंट ओपन करने वाला, वो कहते हैं मैंने तो रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो मैंने जो जनरल पब्लिक को टारगेट करना है, या मैंने एक हेयर कट की दुकान खोलनी है। हेयर कट की दुकान डेफिनेटली वो फ्री जोन में नहीं खोलेगा, वो मेन लैंड में खोलेगा जहां जनरल पब्लिक है, वो इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं खोलेगा। तो ये पर्पस पे भी डिपेंड करता है। इसी तरह से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यूएई से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो ये डिपेंड करना है कि किस किस्म की चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है। ऐसे केसेस में भी ऐसे फ्री जोन बड़े इंपॉर्टेंट हों जो जिनका अपना एयरपोर्ट है या जिनका अपना सी पोर्ट मौजूद है। जबल अली फ्री जोन हो गया, सैफ जोन हो गए, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्री जोन है। आमिर साहब, आवाज़ क्लियर है मेरी? यस, आवाज क्लियर है। जी जी सर, क्लियर है आपकी आवाज़। ठीक है। अच्छा, क्योंकि दुबई जो है वो यूएई एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ जबल जैस। तो हाँ, मैं इंशाल्लाह ताला मैं ये आपको लेक्चर जो है वो साथ साथ दे रहा हूँ, तो मैंने कहा कि कोई डिस्ट्रॉशन ना हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा इसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, वीज़ा वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बैंकिंग चैनल से पहले आपका वीज़ा होना लाजमी है। तो ये 3 चीज़ें मेन हमने कंसीडर करनी होती हैं कि एक बंदा क्यों बिजनेस ओपन कर रहा है, सही। इसके बाद ये पहली चीज़ थी, अगर कोई बंदा टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर के लिए कंपनी ओपन करना चाहता है, उसमें आपने देखना है कि अगर बंदा जनरल कंज्यूमर को देना चाह रहा है सर्विस, तो वो मेन लैंड में ओपन करेगा। अगर उसने कोई फैक्ट्री लगानी है तो हो सकता है वो फ्री जोन कंसीडर करे, और अगर उसने सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो फिर जब जाफसा हो गए सैफ जोन। उसके बाद बात आ गई एम्प्लॉय, किसी को एम्प्लॉय कितने चाहिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने में कि आपने कंपनी कहाँ पे ओपन करनी है। जैसे कि अभी एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था कि कितने वीज़ा इशू किए जा सकते हैं, कंपनी कितने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू कर सकती है। अब अगर मैं बात करूँ जो साफ जोन में या HRTIP फ्री जोन में, ऐसे चंद मखसूस फ्री जोन हैं, उनमें जो कंपनीज इस्टेब्लिश्ड हैं
उनमें मैक्सिमम 6 एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू हो सकते हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपने अगर फैक्ट्री लगानी है बहुत बड़ी, तो वो किसी ऐसे फ्री जोन में मुश्किल है आपके लिए खोलना जहाँ पे आपको सिर्फ 6 वीज़ा मिलते हों। ठीक है, तो आपने ये भी देखना होगा कि ऐसा कोई मेन लैंड या फ्री जोन जिसमें आपको इतने वीज़ा कम अज़ कम आसानी से मिल जाएं कि आपकी मैन पावर की ज़रूरियात पूरी हो जाएं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये वो मोटे मोटे फैक्टर मौजूद हैं जिनकी बेसिस पे यूएई में कंपनी सेटअप करना डिसाइड किया जाता है। बाकी यूएई के हवाले से, वीज़ा के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि एक विजिट वीज़ा होता है जो आपको शॉर्ट टर्म स्टे करना अलाउ करता है। बाकी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको कंपनी लगा के देती है। मिसाल के तौर पे आप, मेरी कंपनी में जॉब होती है आपकी, होगा ये कि मैंने आपका वीज़ा लगवाना है। इस पे 6,000 to 7,000 दरम खर्चा आता है तकरीबन, डिपेंडिंग अपॉन योर नेशनैलिटी, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोफेशन क्या होगा। ये कंपनी का काम होता है वो आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की कॉस्ट बियर करें। ये 2 साल के लिए लगता है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर जॉब चली जाए या डिज़ाइन कर दे तो ये मेरी कंपनी से कैंसिल होगा और आपने नई कंपनी का वीज़ा लगवाना होगा, या आपने 60 डेज के अंदर अंदर यूएई को एग्जिट करना होगा। इसके बाद पार्टनर वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा का तल्लुक है, जो यूएई में कंपनी ओपन करते हैं, ऑनर को इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है। सही। इसी तरह से स्पाउस वीज़ा क्या होता है? अगर आप फर्ज करें आपकी कंपनी में, मेरी कंपनी में जॉब हुई, मैंने आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगवा दिया, आपकी सैलरी माशाल्लाह अच्छी थी, आपने सोचा कि मैं अकेला यूएई में दुबई में बोर होता हूँ, क्यों ना मैं अपनी वाइफ को भी यूएई में बुला लूँ। इधर आपका स्पाउस वीज़ा लगेगा, आपकी मिसेज का या आपके स्पाउस जो भी होंगे, हस्बैंड या वाइफ, उनका स्पाउस वीज़ा लगेगा और वो आप उसे स्पॉन्सर करके यूएई ले आएंगे। इसी तरह से ग्रीन वीज़ा और गोल्डन वीज़ा, ये प्रेस्टिजियस वीज़ाज हैं। यानी अगर किसी बंदे ने 2 मिलियन दरम से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ली है तो उसे 10 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर किसी बंदे की अच्छी सैलरी है, अच्छी कंट्रीब्यूशन है, उसे ग्रीन वीज़ा मिलेगा विच इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स। गोल्डन वीज़ा 10 साल तक वैलिड होता है। ये जो मैंने अभी तक आपको चीज़ें बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन फैक्टर हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है। मैन्युफैक्चर आपने क्या करना है? आपने गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करनी है और वो आपने बेचने की तरह दुबई के लोगों को बेचनी है। तो मे भी आप ऐसे कंडीशन में मेन लैंड को कंसिडर करें। ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे आपने डिसाइड करना है। लेकिन क्या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगानी है तो हमेशा फ्री जोन में लगेगी। उसके लिए भी मेन लैंड कंसिडर हो सकता है। तो ये जो फैक्टर थे, ये सिर्फ आपको हेल्प करने में डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है आसिम हसन का कि प्लीज डू शेयर एग्जांपल्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक ऑफशोर कंपनी बहुत सारी होती हैं। ऑफशोर कंपनी बैंकिंग चैनल ही के लिए बाजुका यूज़ होती रही हैं। इसी तरह से टैक्स से बचने के लिए भी ऑफशोर कंपनीज का इस्तेमाल किया जाता था। यानी अगर एक बंदा पाकिस्तान में रह रहा है, उसने क्या किया, वो कहता है कि यार पाकिस्तान में तो बड़े टैक्सेस हैं, मैं दुबई में कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा देता हूँ। उसने दुबई में ऑफशोर, पाकिस्तान में बैठे बैठे दुबई में ऑफशोर कंपनी रजिस्टर करवाई और पैसे उसके बैंक अकाउंट में, या तो प्रॉपर्टी उसने ले ली ऑफशोर कंपनी के नाम पे और साथ ही उसने पैसे भी ऑफशोर कंपनी के बैंक अकाउंट में रखने शुरू किए। अब हुआ ये है कि ऑफशोर कंपनी में जो पैसे आ रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है दुबई में, पाकिस्तान में नहीं आ रही है इनकम। ऐसी ऑफशोर कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चंद क्लाइंट्स भी ऑफशोर कंपनी, मेरी क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन इस वजह से बड़े बदनाम होते हैं कि उनकी ऑफशोर कंपनीज हैं और वो मिस यूज़ हो रही हैं। आज दो ऑफशोर कंपनी कोई गलत चीज़ नहीं है, एक प्रॉपर बिजनेस रैशनल के तहत की जाए। हाँ, उसको मिस यूज़ करते हैं लोग, दैट्स अ सेपरेट थिंग।
ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। ओके, अब चलते हैं हम लाइसेंस लेने के लिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें किसके अंडर आती हैं? मेन लैंड, फ्री जोन, ये तमाम आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनमी के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनमी चूँकि मुल्क की इकॉनमी को देखती है, उसके अंडर मेन लैंड और फ्री जोन आते हैं। अब जो कंपनी मेन लैंड में ओपन होगी, जैसे पाकिस्तान में कौन है? SCCP, जो कंपनी सेटअप को देखता है। दुबई के मेन लैंड में, शारजा के मेन लैंड में हर किसी की अपनी DED, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, दुबई में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये देखते हैं हर जगह पे। ओके, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मेन लैंड में कंपनीज की रजिस्ट्रेशन को देखता है। दुबई का अपना DED है, अजमान का अपना है, रासल खैमा का अपना है। फुजैरा में फुजैरा म्यूनसिपैलिटी देखती है। फुजैरा में कौन देखता है? फुजैरा म्यूनसिपैलिटी। बाकी तमाम DED, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेन लैंड में DED देखता है। बात होता है। और फ्री जोन में फ्री जोन अथॉरिटी देखती है। ओके, अब UAE में अगर किसी ने लाइसेंस लेना है, UAE में कंपनी खोलनी है, फर्ज करें आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने दुबई में कंपनी खोलनी है, कैसे खोलेंगे? शुरू करते हैं मेन लैंड से। मेन लैंड किसके अंडर आता है? DED के। दुबई में सबसे पहले हम कंपनी ओपन करते हैं दुबई में, और दुबई के मेन लैंड में कौन देखेगा इसे? दुबई DED, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आप सब ऐसा करें कि साथ अपना एक इंटरनेट ब्राउज़र खोल लें। सबने ओपन कर लिया? प्लीज़। वॉइस का इशू आ रहा है? बाकी सबको भी आ रहा है? जी सर, बीच बीच में मिसिंग कर जाती है। अच्छा, ये डिस्टॉर्शन शायद अभी स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा एरिया ऐसा आ गया ट्रैवल करते हुए। अच्छा, अभी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? जी जी सर, अभी क्लियर आ रही है। जी क्लियर आ। अच्छा, साथ अपना एक इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लें प्लीज़, और लिखें दुबई DED। इसके बाद आ जाएं DED पे। ये वो वेबसाइट है दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो दुबई के मेन लैंड में कंपनी की सेटअप को देखता है। और UAE में सबसे ज़्यादा कंपनी दुबई मेन लैंड के अंदर ही रजिस्टर होती है। अब आपने अगर कंपनी सेटअप करनी है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा इंस्टेंट लाइसेंस, इन्वेस्ट इन दुबई।
ये वो पोर्टल है जिससे आप अपनी सबसे ज़्यादा कंपनी रजिस्टर करेंगे। इसमें आए, लॉगिन में आ जाएं। आप सब फॉलो कर रही हैं साथ साथ जो मैं कह रहा हूँ, इंटरनेट ब्राउज़र पे एक्सरसाइज कर रही हैं ये? यस सर। इन्वेस्ट इन दुबई पे पहुंच गए आप सब? जी सर। एनीवन जो नहीं पहुंचा? गूगल पे जाएं, DED लिखें, ये इन्वेस्ट इंस्टेंट लाइसेंस, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करें। सिंपल। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। ठीक है क्लास, आज की इधर तक। किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? किसी का कोई क्वेश्चन इधर तक? ये आप लोगों ने ना जब नेक्स्ट क्लासेस में आना है ना, तो मैं खुद ही हूँगा। प्लीज़ जो क्वेश्चन होते हैं आपने उधर ही पूछना है और कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करना है। मुझे प्लीज़ ये ना फील हो कि मैं तकरीर कर रहा हूँ इधर बैठ के। मुझे कोई ना कोई आपसे रिस्पॉन्स आना चाहिए। नहीं सर, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, जहाँ पे क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं होता है आप। नहीं नहीं, ये तो ना होगा ना। आप आगे ये आपने कर लिया है, इस पे चले गए हैं आप दुबई DED की साइट पे, app.invest.dubai.ae, इस पे चले गए हैं आप? जी सर, चलेंगे। सब चले गए हैं? चलें जी, डालें अपना नाम पहले, फैज़ान। ये कंपनी सेटअप करने लगे हम। ये हम उस पोर्टल पे जाके जिस पे UAE में कंपनी सेटअप होती है, दुबई में कंपनी खुलती है, हम उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कोई तो इस स्टेज पे ना पहुंचो। अच्छा, मैं थोड़ा सा इन्होंने नहीं, ये ड्राइविंग के दौरान मैं खुद ड्राइव नहीं कर रहा। अगर मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ तो फिर तो ना लेता हूँ। ये सिर्फ एक अनएक्सपेक्टेड हुआ, जाना मेरा ज़रूरी था, तो इसलिए मैं आज ऐसी कंडीशन में क्लास लेनी पड़ी। वरना मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने ऑफिस में बैठ के क्लास लूँ। सर मेरा ओपन हुआ पर ब्लैक दिखा रहा है। क्या दिखा रहे हैं मुझसे? सर वाइट स्क्रीन दिखा रहा है, वेबसाइट ओपन हुई है फिर वाइट स्क्रीन दिखा रहा है, फुल वाइट। नेट चेंज करके देखें। बाकियों की क्या पोजीशन है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सही है। सर मेरा भी ठीक है। सर मेरा भी स्टार्ट हुआ है। सर मेरा भी हो गया। किसी का ओपन हुए? यस सर, ओपन हो गया। ओपन हो गया। अब ये आगे मोबाइल नंबर मांगता नहीं, आप पहले इधर तक तो आए ना। ये मैंने है। ये एक तो हो लिंक दे गया। दिया है। ये मैंने लिंक दे दिया आपको, अगर किसी का नहीं हो रहा तो प्लीज़ वो इस पे जाए। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो अपना नेट चेंज करके देखे एंड देन लेट मी नो।
इसके बाद मोबाइल नंबर आप यूएई का भी, पाकिस्तानी नंबर भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस पे माज आप आ गए, नंबर दे दिया अपना। सर इसमें ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है। उसके नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। जब आप फेसबुक पे जाते हैं पहले साइन अप करते हैं ना, फिर साइन इन वाला काम होता है, लॉग इन वाला। जी जी। अच्छा, नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम क्या? नेम लिख रहे हैं, नेम। नाम डाल दिया आपने अपना? आगे ईमेल डालें। आप सब ने नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल होगी इंशाल्लाह ताला, उसमें प्लीज़ ये यहाँ तक आप सब ने करके आना है, ठीक है? अकाउंट क्रिएट अकाउंट करके आना है, ठीक है? सर ये मोबाइल नंबर वो कह रहा है कि ओटीपी नहीं आया अभी तक। ये थोड़े से टाइम तक आएगा। ओटीपी वगैरह भी डाल दें। डाल दें, पाकिस्तानी नंबर पे बाज़-औक़ात लेट आता है थोड़ा सा, बट आएगा, ठीक है? कल आपने इधर तक प्लीज़ अपना, हम कल यूएई में प्रैक्टिकली देखेंगे कि दुबई में कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है? लेकिन प्लीज़ ये क्रिएट अकाउंट करके लाजमी आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? राइट सर। जी ठीक है सर, इंशाल्लाह। होगी क्लास, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। और अगर आप में से किसी ने दुबई में आके मुझसे मिलना हो तो मैं उस काम के लिए भी अवेलेबल हूँ। मेरा शेख ज़ायद रोड पे ऑफिस है। एंड अदर दैन दिस, मंडे को मैं नियर सोबा रियलिटी मेट्रो स्टेशन पुलमैन होटल में गैदरिंग करता हूँ। वहाँ पे भी अगर किसी ने आके मुझसे मिलना हो तो लाजमी आइएगा, ठीक है? तो जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आते हैं। प्लीज़ मुझे आपसे अच्छे क्वेश्चन चाहिए होंगे आज के लेक्चर के हवाले से। कोई आप एक ग्रुप बना दिया गया, अगर कोई क्वेश्चन हुआ क्लियर करे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन उस ग्रुप में क्वेश्चन पूछें, आई विल रिप्लाई, ठीक है? और थोड़ा सा मेरा आज प्लान था अर्जेंट, जिसकी वजह से थोड़ी सी शायद डिस्टॉर्शन हुई हो। मैं इंश्योर करता हूँ नॉर्मल क्लास में ये ना हो, ठीक है क्लास? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सब क्लास थैंक यू क्लास का सर। मजा आ गया। और ऐसे ही होते हैं, जो ट्रैवल भी होते हैं और क्लासेस भी होते हैं। आजकल डिजिटल दौर है, तो बस फोन और इंटरनेट होना चाहिए, काम चलेगा। नहीं देखें, आई पढ़ाते अप्रिशिएट हुए इट को सर। रिलैक्स होना, जब बंदा पढ़ा रहा होता है ना, उसका रिलैक्स होना बड़ा ज़रूरी होता है। पढ़ने वालों को तो फिर सर वैसे तो मैं ये आपको हमेशा कहूँगा, देखें आपने तो मेरी क्लास लेनी है ना, वो आपने ऐसे नहीं लेनी है कि बैकग्राउंड में वो जैसे कोई तकरीर कर रहा हो या कोई सॉन्ग लगा हुआ हो, आप सुन रहे हो। प्रॉपर बैठ के लेनी है। नो और नो साथ सर, साथ सर ऐसे ऐसे ही सही होता है। थोड़ा सा बंदे में वो मोटिवेशन आता है, किसी पीपल आर ट्रैवलिंग देन दे आर स्ट्रगलिंग, सो व्हाई वी आर नॉट। सो इट्स ओके, लाइक however, हर जगह पे वी नीड टू वर्क। आपने भी जो क्लासेस लेनी है डेफिनेटली उसमें साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी साथ साथ। तो इंशाल्लाह सर। कारपोरेट हम एफटीए के पोर्टल पे जाएंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे। नंबर वगैरह के लिए मैनेजमेंट से रब्ता कर लें। और उन हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है बैच 11 का, उसमें भी प्लीज़ आप सबको ऐड कर देंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आप सब आए। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हमारी मुलाकात करेंगे। और तब तक आपने रेडी होके रहना है, और ताकि हम लोग जो है वो कंपनी सेटअप देख सकें और प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे सेटअप होनी है। ओके, ओके थैंक यू क्लास। सो मच सर। थैंक यू, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू।